Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss the next accounting standard 25. In previous video, I was discussed up to accounting standard 24. Interim financial reporting, यहाँ पे interim financial reporting होती है. Interim financial reporting मतलब interim का मतलब short period के लिए reporting होती है ये. रिपोर्टिंग फॉर लेस देन 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ इसे इंटरिम रिपोर्ट होती है. क्लासेस 41 सेज पब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस. तो कई कंपनियां होती है क्वार्टरली बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना रिपोर्ट करती है, ठीक है. तो इससे क्वार्टरली उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ऑपरेशन का क्या रिजल्ट है वो पता चलता है. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंटली एंड टाइमली असेसमेंट, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी फ्रीक्वेंटली या बार बार या टाइमली जो भी हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं उसका पता चलता रहता है, उसका रिजल्ट भी पता चलता रहता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये आपको 12th में भी इसका काम आएगा. अब भी इसके बारे में आप जान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स को शो करता है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड अकाउंटिंग का बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है. उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ये प्रोवाइड करता है. नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो आप जानते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच और सीन, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, न शेप, न साइज, न नेचर. तो वो क्या होता है, शेप साइज कुछ नहीं होता है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. वो एक क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू रहता है. वो कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, या न तो उसको देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं. 3 फीचर्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इसके 3 फीचर्स है. पहला आइडेंटिफाइबल, ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट कितना अधिक हुआ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ट्रेडमार्क है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रॉयल्टी है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कॉपीराइट है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना. पेटेंट्स है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसको आइडेंटिफाइबल होता है ये चीज़ें. नॉन मोनेटरी एसेट्स, ये नॉन मोनेटरी एसेट्स होता है. इसका मनी में कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं लगाया सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का आप कर सकते हैं. विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, रॉयल्टी, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर. अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर, जो कंपनियां दो या दो से अधिक कंपनियां जब ज्वाइंट हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती है, तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं. और व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर क्या है, इससे अब वो आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी कंपनियां उसको ज्वाइंट हुई हैं. 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर इन केस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. 3 टाइप्स के होते हैं. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए होता है, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन यूनिट के लिए होता है. तो इस तरह से आपका ज्वाइंट वेंचर्स कंपनियां होती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पायरमेंट ऑफ एसेट्स. एसेट्स का इम्पायरमेंट होता है. इम्पायरमेंट मतलब उसका वीकनिंग ऑफ एसेट्स वैल्यू का कितना डिक्लाइनिंग हो रहा है, उसकी वैल्यू कितना कम हो रहा है, उसका वीकनिंग ऑफ एसेट्स वैल्यू कहते हैं. आकर्स व्हेन कैरिंग कॉस्ट मोर देन द रिकवेबल अमाउंट, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसका कास्ट होता है उससे ज़्यादा अमाउंट क्या होता है, रिकवेबल हो जाता है. कैरिंग कास्ट ऑफ एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यानी कैरिंग कास्ट क्या होता है कि जितना कास्ट का एसेट होता है उसमें से जितना डिप्रिसिएशन अब तक का, मान लिया 10 साल हो गया खरीदे हुए एसेट्स का, तो 10 साल में जितना उसका वैल्यू लॉस हुआ है डिप्रिसिएशन के रूप में उसको लेस कर देते हैं. अब जो वैल्यू होता है उसको कितने कास्ट पे आप सेल कर रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस क्या है. अब उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. अगर अधिक पे बेचेंगे तो गेन होगा, और कम पे बेचेंगे तो लॉस होगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स.
ये प्रोविजन है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कोई एक्चुअली लायबिलिटीज नहीं होता है। होता क्या है ये कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज अट्रेंडम लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे सपोज करिए कि आप अपने दोस्त, आपका दोस्त बैंक से लोन ले रहा है और उसको गारंटर की ज़रूरत है, तो आपने आप क्या बन गए, उसके गारंटर बन गए। तो गारंटर बन गए तो अगर सपोज करिए कि आपका दोस्त उस बैंक के लोन को पे करने में अनेबल हो जाए, ठीक है, तो जब पे करने में अनेबल हो जाएगा तो गारंटी कौन दिया है, आपने दिया है। तो आपने लोन तो लिया नहीं, लेकिन अब गारंटी देने का वो लायबिलिटी क्या हो गई, आपके ऊपर आ गई। तो इस केस में क्या होता है, ये इस तरह के लायबिलिटीज को आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी लायबिलिटीज होते हैं जिसको पे करना होता है बट उसकी लायबिलिटी आपने नहीं लिया, मतलब कि वो लायबिलिटी आपकी है। तो प्रोविजंस है, इट इज अ लायबिलिटी, सेटलमेंट शुड रिजल्ट इन आउटफ्लो। और सेटलमेंट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, आउटफ्लो का होता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन अराइजेज इन पास्ट इवेंट्स, जो भी पिछला जो काम किए रहते हैं उसी का ये ऑब्लिगेशंस होता है। एग्जिस्टेंस कंफर्म्ड व्हेन एक्चुअली अकॉर्ड इन अनसर्टेन फ्यूचर। अनसर्टेन फ्यूचर कब आ जाएगा पता नहीं है। कॉन्टिजेंट एसेट्स भी होते हैं सेम एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ऐसे कॉन्टिजेंट एसेट्स होते हैं, आपको मालूम नहीं रहता है कि वो एसेट्स है, लेकिन वो एसेट्स आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 है, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो जो सेल्स होता है उस पर कितना एक्चुअल कास्ट का गुड्स है, कितना प्रॉफिट उस पर है, कितना एक्सपेंसेस है, सारी चीज़ों का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेजरमेंट होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 कहता है प्रेजेंटेशन, कैसे आप इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन और उसका डिस्क्लोजर, मतलब अकाउंटिंग ईयर का एंड। हैज़ नॉट बीन मेड मैंडेटरी एक्सपेक्टेड इन 2009। और ये मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको करें, लेकिन इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल इससे रिलेटेड बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।